काइंडली बताइएगा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, थैंक यू। तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बीजीएमसी का। मोस्टली लोग अवेयर भी होंगे, और अगर किसी को आइडिया नहीं है तो जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट हु वी आर एंड व्हाट वी डू एंड व्हाट वैल्यू कैन वी ब्रिंग टू योर सिस्टम एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्चुअली बीजीएमसी ने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में 2016 से स्टार्ट किए। हमारी जो इनिशियल्स हैं वो ट्रेनिंग में है। हमारा ट्रेनिंग का एक बहुत वास्ट पोर्टफोलियो है जिसमें हम 14 बॉडीज के साथ एक्रेडिटेड है, और जिसमें हम अपनी लीन सिक्स सिग्मा की सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं और ऑपरेशनल एक्सीलेंस में काउंट करते हैं। इसके अलावा हम एचएससी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग में, जिसमें निबोश, आयोश, ओशा। और सर्टिफिकेशन के साथ जो हमारी सर्विसेज लिंक करती हैं वो आईएसओ के लीड ऑडिटर कोर्सेज है हमारे, और उसमें हम आईएसओ के अवेयरनेस सेशन भी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। और अब बीजीएमसी ने अपनी सर्टिफिकेशन डोमेन भी स्टार्ट की है, जिसका हम ऑफिशियली इनॉग्रेट कर चुके हैं जनवरी में। और उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि हम 2 आईएएस एक्रेडिटेड बॉडीज के साथ एवसर्ट और ओईक्यू सर्टिफिकेशन के साथ मिलके 6 आईएसओ स्टैंडर्ड्स के ऊपर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। 30+ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जिसमें हम कवर कर रहे हैं। और इसमें बीजीएमसी अपनी वैल्यू कैसे ऐड कर रहा है? हमने अपना एक टिक पोर्टल इनिशियली इंटरनली डेवलप किया है, जिसमें हम अपनी लाइव ऑडिट ट्रैकिंग है, इसमें आप डॉक्यूमेंट मैनेज कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेशन का स्टेटस जो है वो लाइव देख सकते हैं। ये जो सारी हैसल है, कम्युनिकेशन गैप और जो लैग्स आते हैं, हमने इस सारी चीज को कवर करने के लिए इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें हमारे पास एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस ऑडिटर्स का एक लूप है, पैनल्स हैं जिनको हमने ऑनबोर्ड किया है अपने पास। हम प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग। हम लोग ये एक जेनेरिक या फिर एक हमारा वो सेटअप नहीं है कि यही है और इसी तरीके से फॉलो करना है। हमारा बैकग्राउंड क्योंकि कंसल्टेंसी से स्टार्ट है, लेकिन अब हम सर्टिफिकेशन में मूव कर चुके हैं, तो हम अपने क्लाइंट्स को इनिशियली गैप एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उनको हम बताते हैं कि आपके सिस्टम में क्या चीजें आप करेक्ट कर सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम एट द एंड ऑफ द डे ऑडिट कंडक्ट करें और या तो उनको पास या रिजेक्ट का सर्टिफिकेट दे दें। हम इनिशियली ऑडिट में गैप एनालिसिस करते हैं, जिनमें उनको बता दिया जाता है कि कहाँ पे किस तरीके से आप चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। इससे हम उनको जो है वो थोड़ा सहूलत दे रहे हैं। सो इसमें जो इस वेबिनार का मकसद है, इसमें जो हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक तो ऑडिट हो गया, सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, और उसके बाद आप सर्टिफाई भी हो गए, ऑडिटर चला जाता है, सर्टिफिकेट दीवार पे लग गया, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट? मंडे से जब दोबारा से वर्कर्स एम्प्लॉयज आना शुरू होते हैं, तो क्या वो दोबारा वही पैटर्न फॉलो करते हैं, या वो कुछ इसमें लाइक प्रैक्टिकली भी ये चीज उनको कोई फायदा देती है आफ्टर 45,001? तो मैं महमूद साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें 45,001 की क्लॉजेस की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी बताएं हमें। सो ओवर टू यू महमूद साहब। महमूद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी जी सर, सर, आपकी आवाज आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। महम आप महमूद साहब कॉल पे? जी, मैं कॉल पे हूँ। मेरी आवाज जी आ रही है सबको? आपको जी आ रही सर, है? आपकी आवाज आ रही है। जी प्लीज कंटिन्यू। जी प्लीज जी, कंटिन्यू। जी सर, आपको नेक्स्ट मैंने इसको हैंड ओवर किया है। आप क्लॉजेस और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस काइंडली बताइएगा हमारे गेस्ट को। या ये जुबैर
प्लीज जी आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसके जो प्रैक्टिकल कंप्लायंस है, देन आई विल गेट बैक ऑन दोज। तो जुबैर आपको ब्रीफ करेंगे अबाउट दिस। जी थैंक यू सर। हम ISO 45001 को देख रहे हैं, तो इसमें ये हमें बेसिकली रिक्वायरमेंट लेआउट करता है हमारे लिए कि हम अपनी वर्क प्लेस को किस तरह से सेफ बनाएं हमारे वर्कर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, हमारे सप्लायर्स के लिए, या फिर कोई भी विजिट करने आ रहा है, किसी भी तरह के कोई पर्सन है, उसको उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। जुबैर, आपकी इसमें आवाज क्लियर नहीं। जी बोलिएगा। जी जी, तो स्लाइड नेक्स्ट कीजिएगा। जी जी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। 4.1 पे चलें, हम क्लॉजेस को डिस्कस करते हैं। तो अभी जैसा कि हमारा क्वेश्चन था पीछे के, हमारी सर्टिफिकेशन हो गई है और हमने आगे उसको उसके बाद अब क्या करना है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हमने बेसिक लेवल पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रखी है और अब हमने उसको मेंटेन कैसे करना है, या फिर अब हमने उसको वहां से इम्प्रूव कैसे करना है। तो 4.1 में सबसे पहले स्टैंडर्ड की अगर हम देखें तो उसमें स्ट्रक्चर में देखें तो पहली 3 क्लोजेस तो उसकी जस्ट स्कोप को डिफाइन करती हैं, या फिर उसके टर्म एंड डेफिनेशन है, या नॉर्मेटिव रेफरेंसेस है। जो रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती हैं वो क्लॉज 4 से स्टार्ट होती है, जो कि आगे अप्लाई जिसको हम कर सकते हैं। तो फोर्थ क्लॉज में सबसे पहले स्टैंडर्ड पूरा हमने जो बाकी क्लॉजेस को भी इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले क्लॉज 4 को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें हम कॉन्टेक्स्ट जो है अपनी कंपनी का उसको डिफाइन करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन जो है वो प्रॉपरली स्टैंडर्ड कहता है अपने पहले कॉन्टेक्स्ट को प्रॉपर डिफाइन करें और उसके बाद सारी अगले जो क्लॉजेस है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर भी इसी तरह से है कि हम जो है पहले कौन सी करनी है तो उसको पहला नंबर दिया गया, जैसे 4th नंबर है। उसके बाद क्या चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए तो उसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, जैसे कि 5th नंबर आएगा। तो कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली है कि हमने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को डिफाइन करना है, जो कि 4.1 में उसको एक हमारी रिक्वायरमेंट है। देन 4.2 की रिक्वायरमेंट होती है कि नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज को हमने आइडेंटिफाई करना है। 2 चीज़ें, और तीसरा फिर हमें अपना स्कोप, अपने बाउंड्रीज डिफाइन करनी होती हैं, जिसके अंदर हमने अपना पूरे स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इन 3 चीज़ों को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने अपना कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर दिया है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमने अपने स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है। तो 4.1 में देखिए, हम अगर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम इसके लिए, या स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि कोई डॉक्यूमेंट हो फिलहाल जो 2015 वर्जन है, तो या तो हम आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं और ऑडिटर को वर्बली बता सकते हैं उसकी। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए तो इसके लिए 2 टेक्निक स्टैंडर्ड बताता है। एक तो हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे, या फिर हम पेस्टल एनालिसिस कर लेंगे, या कोई हम अपना कोई कस्टम टेम्पलेट बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस का एक कॉलम बना लेंगे। सॉरी, 4.1 है तो इसमें हम इश्यूज का एक कॉलम बना लेंगे। देन उसके साथ हाँ अपनी रिस्क असेसमेंट कर लेंगे उसके साथ ही। तो हम अपना कोई कस्टम टेम्पलेट भी बना सकते हैं, और कोई स्टैंडर्ड ने जो रिकमेंड की है टेक्निक स्वॉट एनालिसिस या पेस्टल एनालिसिस, हम वो भी कंडक्ट कर ले तो हमारे इश्यूज आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इसमें अगर हम अपने KPIs की बात करें, वो ये है कि कितने हमारे इश्यूज हैं जो कि हमने बाद में उसको अपने रिस्क असेसमेंट के साथ इंक्लूड किया है, वो हमारा इसका KPI हो सकता है। क्योंकि सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेना हमारा मेन मकसद नहीं है, उसको कंट्रोल करना बाद में, ये बेसिक इंटेंट है स्टैंडर्ड की। तो हमें इसमें करना ये होता है कि हमें हर साल इसको एक पीरियड डिफाइन करना होता है। मे बी आप साल के अंदर एक दफ़ा करें, लेकिन अगर रेगुलेशंस आपकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट जल्दी चेंज होती रहती है तो वो टाइम पीरियड इससे कम भी हो सकता है। लेकिन कम से कम 1 साल आपने इसको रिव्यू करना होता है, आपकी जो डूज में ये चीज़ आ जाएगी।
देन डूज में ये लाजमी है कि जब आपने आइडेंटिफाई करके इसको एक आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं बना के रख देना, इसको इसकी बेस पे आपने रिस्क असेसमेंट भी करनी है। जो भी इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज, उसको आपने उसकी रिस्क असेसमेंट करनी है। उसमें आपने देखना है कि इसकी अकरेंस कितनी है और इसका आगे इम्पैक्ट कितना है, उसको फिर रेटिंग देनी है और उसको कंट्रोल डिफाइन करने हैं, जो कि हम 6.1 में जाके इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें डॉट्स में हमारे पास आ जाएगा कि हमने सिर्फ जेनेरिक इसमें इश्यूज नहीं आइडेंटिफाई करने, बल्कि जो हमारे स्पेसिफिक ऑपरेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। कि जैसे अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, कोई लीगल इशू है, तो वो हमारी इंडस्ट्री में किस तरह से अप्लाई होगा, कौन कौन सी उसकी क्लॉजेज हैं जो हमारी इंडस्ट्री पे अप्लाई हो रही है, हमने उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना होता है। देन क्लॉज नंबर 4.2 में जाइएगा। क्लॉज नंबर 4.2 में है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ वर्कर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। तो इसमें हमारे पास हम स्टैंडर्ड नहीं कहता आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, लेकिन हम अपना कोई कस्टम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसमें हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उसकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल के लिए हम कंसल्टेशन करते हैं, उसमें सर्वेज करते हैं, वर्कर से सर्वे करवाते हैं हमारे HSE के ऊपर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस का। तो हमारा KPI भी इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम इसको देखना चाहते हैं इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, तो पहला KPI हम ये रख सकते हैं कि हमने कितने अपने सर्वे करवाए हैं और उसके अगेंस्ट हमारे पास हमने कितने उसको अपने उस कस्टम टेम्पलेट के अंदर उनको इंक्लूड किया है। सेकंड ये कि जिन जिन हमारी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस हमने जो जो आइडेंटिफाई की हैं, उसको फिर हमने आगे कंट्रोल्स या फिर कोई एक्शंस उसके अगेंस्ट हमने कोई इंप्लीमेंट किए हैं या नहीं, तो परसेंटेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारी वो दूसरा KPI इसका हो सकता है। यानी टोटल कितने नीड्स थी और उनको एड्रेस किया है या नहीं, ये हमारा KPI हो सकता है। तो इसको भी हमने बिल्कुल एक आइसोलेट रजिस्टर नहीं बना के रखना कि सर्वे कर लिया या फिर एक असेसमेंट कर ली और एक्सपेक्टेशंस हमारे पास नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन आ गई हैं तो उसको हमने जस्ट वो एक रख दिया, नहीं, बल्कि इसको आगे ऑब्जेक्टिव्स के साथ या फिर रिस्क असेसमेंट के साथ इसको लिंक करके इसको आगे फिर इम्प्लीमेंट भी करना होता है हमने। तो एक चीज़ कवर और कर दूं कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात होती है, यानी कि वर्कर और जो अदर पार्टीज हैं उसकी बात हो रही है। तो एक्सटर्नल पार्टीज में हमारे पास रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं या गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी हमने इंक्लूड करनी होती है वर्कर से रिलेटेड, और इसके साथ जो सोसाइटी है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसको भी हमने इंक्लूड करना होता है। जी सर, आप इसमें कोई इंक्लूड करना चाहते हैं इसमें? जी, अभी जैसे जुबैर ने वर्कर इन्वॉल्वमेंट की बात की है, तो ये एक बहुत अहम हिस्सा है कि वी नीड टू इन्वॉल्व वर्कर्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी डिसीजन मेकिंग। तो वर्कर्स में जैसे हम सर्वे उनसे करवाते हैं, जैसे सर्वेस की बात हुई है, हम वर्कर्स को शामिल कर सकते हैं इन सिलेक्शन ऑफ PPEs। हम वर्कर को शामिल कर सकते हैं फॉर द रिस्क असेसमेंट, फॉर द हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम साइट पर कोई टूल यूज करते हैं जिसकी मदद से वर्कर हैजर्ड आइडेंटिफाई करता है अपने जॉब में, अपने एरिया में, अपनी जो एक्टिविटीज वो कर रहा है, तो ये एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट इनसाइट आ जाती है, इम्पॉर्टेंट एक फीडबैक आ जाती है रिलेटेड विद द जॉब इटसेल्फ। क्योंकि वर्कर्स सारा दिन साइट पर रहते हैं, उनको अपने जॉब में क्या हैजर्ड्स हैं उसका बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो जाता है। तो हम जैसे सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उनसे, हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन की फीडबैक उनसे लेते हैं कि आपके जॉब में कौन सा हैजर्ड है और क्या तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम अपनी रिस्क असेसमेंट में शामिल कर सकते हैं। वो रिस्क असेसमेंट जो कि हम एक पर्टिकुलर जॉब के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये जब रिस्क असेसमेंट इस तरह की जो आएगी हमारे पास, तो वो उस प्रैक्टिकल से होगी जो कि वर्कर्स और उस जो हैजर्ड जो वर्कर ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं फील्ड में, ये उनकी फीडबैक के तहत ये बनाई जाएगी। और ये फिर डॉक्यूमेंट हमारा जो होगा ये फिर एक्सपेक्टेशन या जिसमें हम इस डॉक्यूमेंट को लेकर आगे चल सकते हैं फॉर दी एक्टिविटीज जो कि हम कैरी आउट करते हैं फील्ड में। राइट सर, थैंक यू। ओके, अभी
तो देन अभी दोबारा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। तो स्कोप में हमने दो चीज़ें अभी फिलहाल डिस्कस की हैं। इश्यूज को हमने डिस्कस किया है, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को, और नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस हम देख रहे हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल हमारी किस तरह से होगी, जिसमें सर ने वर्कर के ऊपर हमें काफ़ी डिटेल में बता दिया स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें किस किस के ऊपर हमने उनसे उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस पूछनी है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। तो इसमें एक्सटर्नल पार्टीज हमारे पास गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज, हमारी सोसाइटी और हमारे कस्टमर्स हैं कि वो स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं कि हम अपने कल्चर को किस तरह से इम्प्रूव करें, हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी से हमारे कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। देन 4.3 में हमने स्कोप को डिफाइन करेंगे जब, तो हमारा ये कॉन्टेक्स्ट हमारा पूरा हो जाएगा, जिस कॉन्टेक्स्ट की बेस पे हमने अपने कंट्रोल अपने प्रोसेसेस डिफाइन करने हैं और फिर उसके कंट्रोल्स लगाने हैं। तो इसमें स्कोप के अंदर क्या है कि हमारी बाउंड्री क्या है, हमारे जब भी हम इसमें बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ दी OHS मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम की बाउंड्रीज क्या हैं वो हमने देखना है। इसमें हम कुछ चीज़ें जो है स्कोप के अंदर वो मैंडेटरी हैं, जिसको अगर डिफाइन करेंगे तो वो क्लियर होगा स्कोप, कंप्लीट स्कोप तब होगा। तो पहली चीज़ उसमें आ जाएगी कि हमारे कौन सी वो साइट है, लोकेशन है जिसके ऊपर हम ये स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करेंगे। मे भी हो सकता है कि एक ही स्टैंडर्ड हो जिसको हम अपनी 3 साइट्स के ऊपर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो फिर इसी तरह से नीड्स और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सभी तीनों साइट के रेलेवेंट जो होंगे हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज, और उसके नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस और इश्यूज को हम फिर उसमें इंक्लूड करेंगे। एक लोकेशन हमारे पास आ जाएगी। दूसरा, हम इसमें अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो उन एक्टिविटीज़ के दौरान उस ड्यूरेशन में और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर उन मशीनरीज, उन प्रोसेसेस, उनसे रेलेवेंट जो लिंक्ड पर्सन है, उनकी सेफ्टी भी वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट को डिफाइन कर देंगे कि ये प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसके लिए मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये स्कोप का हिस्सा है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी डिपार्टमेंट्स लिंक्ड हैं, वो सारे हमारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसीलिए आपने ज़्यादातर स्कोप्स देखे होंगे तो उसमें ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट का बता रहे होते हैं, तो एक प्रोडक्ट डिफाइन कर देने से जितने भी उससे लिंक्ड डिपार्टमेंट, प्रोसेस, मशीनरीज, एम्प्लॉयज, वो सारे ऑटोमेटिकली इसका हिस्सा बन जाती हैं। तो स्कोप के अंदर है कि हमने कितनी साइट्स हैं हमारी जिसके ऊपर ओवरऑल हम काम कर रहे हैं, इसका KPI अगर हमने देखना हो कि इसका क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो सकता है, तो हमारे पास बिलफर्ज 5 डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, लेकिन ये है हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें अभी क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास 5 डिपार्टमेंट्स हैं, सेम प्रोडक्ट हैं, और 5 डिपार्टमेंट्स के अंदर सिमिलर एक्टिविटीज हो रही हैं रिपीटेड। तो हम ये कहते हैं कि हमने सिर्फ 3 के अंदर इंप्लीमेंट करना है, 2 के अंदर हम इंप्लीमेंट नहीं करना। तो फिर स्पेसिफिकली बताएंगे हम उन डिपार्टमेंट्स का कोई ना कोई हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम रखा होगा, कोई नंबर दिया होगा। तो स्कोप के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, और अगर कुछ एक्सक्लूड कर रहे हैं कि तो फिर हम उसको मेंशन करेंगे कि स्पेसिफिकली इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो प्रोडक्ट ये वाली प्रोडक्ट बन रही है वो हमारे स्कोप का हिस्सा है। तो इसमें अगर हम सभी डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड करते हैं तो वो एक अच्छा इंडिकेटर है, ताकि हम दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर भी अपनी कंट्रोल्स लगा के उसको हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वहाँ पे पर्सन्स की उसको इंश्योर कर सकें। इसमें हमें ये स्कोप के लिए हमें जो है अपने क्लियर होना चाहिए। इसमें डूज में ये है कि जैसे कि 5 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से 2 में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो क्लैरिटी के लिए वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये वाली प्रोडक्ट इन 3 डिपार्टमेंट्स में बन रही है, सिर्फ उसके ऊपर हमारा ये मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है। और स्कोप की स्टेटमेंट जो हो वो सभी जो है डिपार्टमेंट्स उनको पता हो। ये आपने अवेयरनेस 7.3 में भी कवर करनी है, और इसमें भी आप ये इसका भी हिस्सा है। ये सारी जो स्टैंडर्ड की क्लॉजेज हैं ये किसी ना किसी तरह से आपस में लिंक्ड भी होंगी। तो 4.3 का भी हिस्सा है कि आप ये सभी एम्प्लॉयज़ को पता हो कि हमारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का स्कोप क्या है। देन हम 4.4 में देखते हैं, तो जाके वो कहता है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है अब इसको अब डिफाइन करें। अब पहले तो हमने ये देखा कि हमने डिफाइन किस बेस पे करना है, कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में करना है,
अब हमने उसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने का मतलब ये कि हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके अंदर हमने अपने सेफ्टी के एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करना है। सेकंड, इसमें मैनेजमेंट सिस्टम हमें स्पेसिफिकली कुछ रिक्वायर करेगा कि ये प्रोसेसेस जो हैं ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का जो एक प्रोसीजर है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देन इंसिडेंट रिपोर्टिंग का प्रोसीजर है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हैजर्ड एनालिसिस का प्रोसीजर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कंट्रोल, डॉक्यूमेंट को कंट्रोल किस तरह से कर रहे हैं उसका प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। तो जो स्टैंडर्ड हमें कह रहा है प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होने चाहिए, हमने उनको डॉक्यूमेंट करना है वो डॉक्यूमेंट कंट्रोल की क्लॉज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और उसके अलावा हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके अंदर HSC से रिलेटेड हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन, पहले तो एनालिसिस करना है उन सभी प्रोसेसेस को, और उसके बाद उसके अंदर कंट्रोल्स लगाने हैं, और उसके जो डॉक्यूमेंट है उसके जो SOPs हैं, ऑपरेशनल SOPs हैं, उसके अंदर भी इनको इनकॉर्पोरेट करना है। और इसके अलावा इससे सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम अपना प्रोसेस फ्लो चार्ट्स बना लेते हैं। तो अगर हम KPIs की बात करें तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे टोटल कितने प्रोसेसेस हैं और हमने कितने प्रोसेसेस का जो है वो डीपली एनालिसिस कर लिया है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, और उसमें जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के कंट्रोल्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है, डॉक्यूमेंट कर दिया है। इसके अलावा ये है कि हमने कितने अपने प्रोसेसेस हैं उनके प्रोसेस फ्लो चार्ट्स भी बनाया हुआ है, और उसके अंदर सेफ्टी की कहाँ कहाँ पे इंस्पेक्शन और कहाँ कहाँ पे कौन से PPEs हैं वो हमने वहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो डूज में ये है कि अगर हम इसको इस मैनेजमेंट सिस्टम की 4.4 को मैनेजमेंट सिस्टम को जब डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें अपनी कोई टर्टल डायग्राम, सिपोक डायग्राम, या फिर जो सिंपल है सिंपलेस्ट फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको पहले प्रोसेसेस को, अपने सारे प्रोसेस को एक लेआउट कर लें, उसमें इंटरेक्शंस जो है वो डिफाइन कर दें कि ये प्रोसेस इसके साथ इस तरह से लिंक है, पहले आता है या बाद में आ रहा है। देन ये है कि हम अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को जस्ट सिस्टम प्रोसीजर्स की हद तक ना रखें, इसको जैसे कि मैंने बताया अपने सारे प्रोसेसेस को एनालाइज करें और उसमें जो कंट्रोल्स हैं उसको भी इनकॉर्पोरेट करें, हेल्थ एंड सेफ्टी के कंट्रोल्स को भी या फिर प्रिकॉशंस को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें। और इसको हर साल आपको एक पीरियड डिफाइन करें, 1 साल या 2 साल, या जब भी कोई मेजर चेंजेस आए उसके बाद इस पूरे अपने प्रोसीजर्स को, अपने फ्लो चार्ट्स को, अपने SOPs को रिव्यू करें और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो इम्प्रूवमेंट लेके आ जाएं। जी अच्छा, इसमें जो जुबैर ने भी आपसे बात किया ऑन दी इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स, आपके इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, वो सबको कम्युनिकेट होने चाहिए, सबको उनका रोल क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी साइट पर आती है तो हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हमारा एक्शन क्या होगा। तो ये सबको हमने ट्रेनिंग देनी है उस प्रोसीजर की, सबको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या करना। फिर इसको टेस्ट कैसे करना है, हमने फायर ड्रिल्स वगैरह करनी है, इमरजेंसी ड्रिल्स साइट पर करनी है कि हमारे वर्कर्स को पता हो कि अगर ये इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी है या फायर आग लग गई है या कोई और उसके ऑयल एंड गैस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे गैस लीकेज है, तो हमने उस सूरत में एक्शन क्या लेना। ये प्रैक्टिकल ड्रिल हो और उस ड्रिल की पिक्चर्स खींची जाए, उस ड्रिल की एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाए और उस पर क्रिटिक हो, यानी जो ड्रिल प्लान की गई थी क्या उसने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हमें एनकाउंटर करने पड़े। समटाइम्स क्या होता है, फायर अलार्म बजता है तो वर्कर्स किसी और तरफ को निकल जाते हैं बजाय असेंबली पॉइंट को जाने के, तो ये एक पॉइंट हो जाता है। इसी तरह कुछ वर्कर अर्जेंसी शो नहीं करते, वो स्लोली चलते हैं, हालांकि उनको थोड़ा तेज चलना चाहिए इमरजेंसी में असेंबली पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो ये क्रिटिक यानी ऑब्जर्वर होने चाहिए उस इमरजेंसी ड्रिल को ऑब्जर्व करने के लिए और वो अपना एनालिसिस दें कि हाँ जी हमने ये देखा। तो ये फायर ड्रिल्स, इमरजेंसी ड्रिल जरूर होनी चाहिए टू टेस्ट दी इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर जो आपने इन प्लेस किया हुआ। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंतहाई जरूरी है कि हम ऐसा डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, वर्कर्स को प्रैक्टिकली पता हो कि व्हाट दे हैव टू डू इन केस ऑफ एन इमरजेंसी सिचुएशन। सेकंड में इंसिडेंट रिपोर्टिंग का आया, तो हर इंसिडेंट रिपोर्ट होना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए
और इन्वेस्टिगेशन में रूट कॉज एनालिसिस हो और फिर उसकी एक रिपोर्ट बने विद रिकमेंडेशंस कि रूट कॉज ये था और उसकी रिकमेंडेशन आगे क्या है। रिकमेंडेशन क्यों होगी कि वो फर्दर एक्शन, वो जो फर्दर है वो एक्सीडेंट दोबारा नहीं हो। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करें, उसकी रिपोर्ट बनाएं और उसके एक्शंस जो हैं वो आइडेंटिफाई करें। जो रिकमेंडेशंस हैं वो एक्शंस हैं जो हर सूरत में क्लोज होने हैं विद इन द टारगेट डेट, ताकि वो एक्शन क्लोज हो और वो एक्सीडेंट दोबारा रिपीट ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करें, रिपोर्ट बनाएं, उसके एक्शंस। अच्छा, अब एक्शंस को हमने खाली छोड़ नहीं देना, उसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट रेडी करना है जहां पे सिर्फ एक्शंस लिखे होंगे। जैसे मास्टर एक्शन ट्रैकिंग रजिस्टर है, उसमें हम सारे एक्शंस लिख लें, उसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन से मतलब है वो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में सामने आए या ऑडिट के सिलसिले में सामने आए, वो जिम्मेदारी किसकी है उसको क्लोज करना और उसकी टारगेट डेट क्या है और फिर आगे स्टेटस क्या है। ये स्टेटस क्लियर डॉक्यूमेंट बहुत कीमती डॉक्यूमेंट है, इसको हमने सारे एक्शन इसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं और उनको ट्रैक करना है ताकि वो क्लोज हो जाए। ये नहीं कि सिर्फ रिपोर्ट में लिखे रहे और भूल जाए बंदे से, उसको हमने लाइव रखना है और इसको हमने एक्शंस को क्लोज करना है विद इन टाइम। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। इसमें अच्छा, इसमें जो है स्टैंडर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमारा सर्टिफिकेशन हो गई है, इसका मतलब हमने किसी हद तक जो है इम्प्लीमेंटेशन कर रखी है। अब ये है कि हमें रेगुलर जो मॉनिटरिंग है वो ज़रूरी करनी है। इसीलिए अभी फ्यूचर में देखते हैं, जैसे मैं एक यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ कि पर्सन जो है वो एक प्रॉपरली अपॉइंटेड होने चाहिए, जो है वो डिफाइंड होने चाहिए, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो जैसे हमने 4.1 में इश्यूज को देखा, 4.2 में इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को देखा, और स्कोप और बाद में हमने अपने प्रोसीजर्स जो है वो देखे हैं, तो उसमें बात की है। तो ये सभी लाइव होने चाहिए। उसमें जो जब भी कोई भी नया इशू आइडेंटिफाई हो, नई नीड आइडेंटिफाई हो, या कोई स्कोप में हम कोई नया डिपार्टमेंट हमने कोई ऐड किया है या नई कोई मशीनरी ऐड हुई है, तो वो हमारे स्कोप का हिस्से होने के अकॉर्डिंगली वो सारे हमारे आगे प्रोसीजर जो हैं वो नए बने, रिफ्रेश हों, रिव्यू हों, और जहाँ पे रिवीजन की ज़रूरत है वो वहाँ पे उसको रिवाइज हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाइव होने चाहिए। ये साथ साथ जब भी या तो डिफाइंड इंटरवल होगा, और या फिर जब ज़रूरत पड़ेगी एक क्राइटेरिया होगा, वो उसके बाद उसको लाइव होने चाहिए, अपडेट होते रहने चाहिए। देन आगे क्लॉज में बात करता है लीडरशिप की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे लीडरशिप के बारे में बताता है कि लीडरशिप को क्या क्या यहाँ पे आपने करना है स्टैंडर्ड, तो उसके बाद स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी होंगी। अच्छा, आपको पता है कि ये ISO का जो स्टैंडर्ड है ये ऑलमोस्ट 186 कंट्रीज जो हैं ISO के मेंबर हैं, और इसकी एक टेक्निकल कमेटी होती है, और वो उसके भी ऑलमोस्ट 90+ मेंबर्स हैं। तो 90+ कंट्रीज से प्रोफेशनल्स आते हैं, इंडस्ट्री से और जो है गवर्नमेंट से, और वो आके अपने एक्सपीरियंस से अपनी एडवाइस करते हैं। जो अभी ट्रेंड चल रहे होते हैं दुनिया में, उसको फिर एडवाइस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंकॉर्पोरेट होनी चाहिए स्टैंडर्ड के अंदर। तो इन सभी लोगों की कंसेंट के बाद वो स्टैंडर्ड एक एस्टेब्लिश होता है। तो स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश, अब इस स्टैंडर्ड में लीडरशिप में वो कह रहा है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लीडरशिप को करनी चाहिए। इसका मतलब कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड एग्री करती है कि ये चीज़ें लाजमी करनी चाहिए। अब इस लीडरशिप में देख लेते हैं कि लीडरशिप की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसमें लीडरशिप में देखें तो उसकी वो कहता है कि इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए लीडरशिप की। तो इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी कि सबसे पहले लीडरशिप को आइडिया हो कि रिक्वायरमेंट क्या चीज़ें हैं। तो लीडरशिप के या तो कोई अवेयरनेस का सेशन हो उनके पास, या कोई उससे भी आगे बढ़ के कोई इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो कोई कोर्स उन्होंने किया हो या सर्टिफिकेशन ली हो। ये आई थिंक इसकी ये पहली रिक्वायरमेंट उसकी आ जाती है कि इन्वॉल्वमेंट के लिए जो प्री रिक्विजिट है उनके पास नॉलेज होना चाहिए इटसेल्फ। उसके बाद ये है इम्प्लीमेंटेशन के लिए लीडरशिप क्या करती है कि एक डिफाइंड इंटरवल के बाद में भी वो वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइट बेसिस पे, यानी कि हफ्ते में 2 हफ्ते बाद या महीने में कोई एक दफ़ा, वो एक अपनी पूरी जो है फैसिलिटी उसका एक वॉक करती है, और वहाँ पे लोगों से भी इंटरव्यू करती है कि लोगों को कितनी अवेयरनेस है चीज़ों की, PPEs जो है वो कौन से कब यूज़ करने हैं,
इमरजेंसी नंबर्स कौन कौन से हैं उनसे क्वेश्चन करती है, और फिर अब खुद भी अपना एनालिसिस करती हैं कि यहाँ पे अभी सेफ्टी सिचुएशन कैसी है, और जो उनका एनालिसिस होता है उसको बाद में फिर क्लोज करने का भी कहा जाता है। तो लीडरशिप एक वॉक थ्रू करती है जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि क्या क्या चीज़ें अभी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसके बाद खुद इंटरव्यू भी लोगों से करती है ताकि लोगों को पता हो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने इसको जो है इसको भी हमने याद रखना है और इसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर। लेकिन उससे भी फिर उसके बाद भी फिर हमारे पास जो मेन चीज आती है वो है रिसोर्सेज। तो अगर लीडरशिप सब कुछ कर रही है लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं उसके लिए एलोकेट कर रही, तो फिर वहां पे वो लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट कह लीजिए, उसकी कमिटमेंट जो है हेल्थ सेफ्टी की, वो वहां पे फिर नजर नहीं आएगी। तो इसके लिए जो एलिमेंट, जो तीसरा एक मेन एलिमेंट है वो है ये रिसोर्स जो भी हैं वो पहले से एलोकेट किए हुए हों हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। सर इसमें आप कुछ इंक्लूड अगर कर दें। जी, ये सीनियर लीडरशिप की बात हो रही है, तो सीनियर लीडरशिप का रोल स्टार्ट होता है फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव्स, कि वो सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे कि इस साल में हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, वो उनकी कमिटमेंट वहां से सामने आएगी। और वो जब ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वो ये कहेंगे कि वी विल रिड्यूस द इंसिडेंट रेट्स, अब वो कहते हैं बाय दिस मच परसेंटेज, तो वो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आगे कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि वो इंसिडेंट रेट रिड्यूस हो जाए। जैसे हमने कहा कि विजिबल लीडरशिप हो साइट पर, साइट पर हम क्या कर सकते हैं, साइट पर वीकली मैनेजमेंट वॉक थ्रू होती है, यानी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर उसको हेड कर रहा होता है और बाकी सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर उनके साथ होते हैं। ये प्रोजेक्ट का एक हिस्सा सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें डिटेल में जाके विजिट करते हैं और उसकी HSE ऑब्जर्वेशंस, हेल्थ एंड सेफ्टी की ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, उसकी बाकायदा रिपोर्ट बनती है और उस पर एक्शन हाईलाइट होते हैं कि ये हमने फाइंडिंग की, ये उसका करेक्टिव एक्शन होगा और ये बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा इसको क्लोज आउट करने के लिए। फिर मैनेजमेंट जब साइट पर जाती है इस वॉक थ्रू के लिए, तो वो वर्कर से कुछ सवाल पूछते हैं कि भाई जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बजेगा तो आप किस तरफ को जाएंगे। तो वर्कर को वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि उसके पास सेफ्टी का नॉलेज सफिशिएंट है, क्या उसको पता है कि मैंने यहाँ से अपने सेफ प्लेस की तरफ किस तरफ को जाना है, क्या उसको पता है कि इमरजेंसी नंबर क्या है, क्या उसको पता है कि उसने अपने जॉब में कौन कौन से PPEs इस्तेमाल करने हैं और क्या वो PPEs उसके पास मौजूद हैं भी कि नहीं। ये सारे कमिटमेंट मैनेजमेंट की शो हो रही होती है। फिर वो वर्कर को जब कोई इस वर्कर सवाल का जवाब देता है तो वो एक छोटा सा गिफ्ट उसको दे देते हैं, जैसे एक सिंपल एक चॉकलेट है, सिंपल एक छोटा सा पेन है, छोटा सा कप है, वो एक नोट, एक टोकन होता है फॉर अप्रिसिएशन। ये बहुत छोटी अमाउंट का गिफ्ट होता है, लेकिन अगर एक जनरल मैनेजर अपने वर्कर को दे रहा हो कि इसने मुझे सेफ्टी के सवाल का सही जवाब दिया है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसकी कितनी वैल्यू होगी उसके उस वर्कर के सामने। सर्टिफिकेट लोगों को दिए जाते हैं, लोगों को सेफ काम मुकम्मल करने पर पूरी की पूरी टीम, पूरे के पूरे वर्क क्रू को सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। ये क्या शो कर रहा होता है, ये सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा होता है। बिल्कुल सर ये बिल्कुल ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिए जो है वो सेफ्टी का कल्चर भी इम्प्रूव हो सकता है अगर लीडरशिप की जो है इन्वॉल्वमेंट भी वहां से नजर आती है, और ये इसके लिए कोई रिसोर्स भी नहीं चाहिए। ये आपने ये छोटी छोटी चीजें जो एप्रिसिएशन से रिलेटेड आपने बताई हैं, लेकिन अच्छा अब हम KPIs को देख लेते हैं। अगर हमने क्लॉज की 7.1 की जो कमिटमेंट में लीडरशिप में देखना है कि इसके KPIs कैसे पता चले, हमें कैसे पता चलेगा कि लीडरशिप हमारी कितनी इन्वॉल्व है या नहीं है, तो उसमें आप देख लें कि लीडरशिप जब वॉक थ्रू कर रही है तो क्या उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रही है या नहीं, और उसके अलावा जो रिव्यू जो उसके बाद रिपोर्ट बनती है अगर बन रही है तो उसमें जो एक्शंस हैं वो क्लोज हुए हैं या नहीं, या फिर आप MRM मीटिंग जो आपकी एनुअल मीटिंग होती है उसमें जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो एक्शंस हैं वो उसको आप देखेंगे क्या वो कितनी जल्दी क्लोज हो रहे हैं या वो अभी तक क्लोज हुए भी है या नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं या कोई भी ऑडिटर अंदाजा लगाता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट की कमिटमेंट किस तरह की है।
तो डूज में हमारे पास यही है कि ये टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड है और उन्होंने अपना बजट, लोग और टाइम जो है वो एलोकेट करना होता है ताकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो सस्टेन और उसको मजीद इम्प्रूव किया जा सके। और विजिबली पार्टिसिपेट उसमें करना होता है कि आप जाएं, लोगों से पूछें, खुद इंटरेक्ट करें, ताकि लोगों को पता हो कि ये चीज़ एक वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट चीज़ है और टॉप मैनेजमेंट की इसके ऊपर नज़र है। और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिफाइन करें, इससे रिलेटेड उसको कंप्लीट भी करवाएं, क्लोज भी करवाएं, एक जो भी टाइम टारगेट डिसाइडेड है। देन हमारे पास 5.2 पॉलिसी आती है। पॉलिसी का मतलब आप ये कह लें कि कंपनी ने क्या रूल वो एस्टेब्लिश कर दिया है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी का रूल एस्टेब्लिश करना है, जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, आप अपने खुद के साथ, आप अपने एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी यानी गवर्नमेंट बॉडीज़, अपने कस्टमर, अपने सोसाइटी के साथ ये कमिट कर रहे हों कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, अपने वर्क प्लेस पे हैजर्ड्स को जो है वो एलिमिनेट करना है, सेफ्टी के इंसिडेंट्स को आपने जो है मिनिमाइज करना है, और आपने इमरजेंसी से रिलेटेड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को इंश्योर करना है, और साथ में लीगल और रेगुलेटरी बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना है। तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली कहता है कि आप ये कमिट करें, आप लिख के साइन करके आप डिपार्टमेंट्स में डिस्प्ले करें, आप उसको अपनी वेबसाइट पे लगाएं, और अगर कोई कस्टमर आपको मांगे या कोई सोसाइटी का मेंबर भी आपसे मांग ले तो आप उसको अपनी पॉलिसी शेयर करें, तो जिससे ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी इम्प्लीमेंटेशन की। तो इसमें अगर इसकी KPIs देखने हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है या नहीं, तो पहला आप देखें कि कोई पॉलिसी बनी है, उसके बाद क्या वो प्रॉपरली साइन स्टैम्प्ड है, स्टैम्प नहीं तो एटलीस्ट साइंड है या नहीं, और उसके बाद आप ये देखें कि कितने डिपार्टमेंट्स में डिस्प्ले की गई है, उसकी कम्युनिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन का KPI आ जाता है, और उसको रिव्यू किया जाता है या नहीं, क्या वो अब चेंजेस अगर कुछ आई हैं, नई चेंजेस अगर कोई आई हैं स्टैंडर्ड की, या फिर गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट की उससे रिलेटेड, जिसमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहा हो कि अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करें, क्या वो हमारी पॉलिसी में है या नहीं। और इसका तीसरा KPI है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या वो उससे डिराइव्ड हैं, KPI से, या नहीं डिराइव्ड हैं उससे। तो इसमें हमें एक चीज़ और जो है इम्प्लीमेंटेशन में, अगर डूज में देखें तो हमने ये ठीक है पॉलिसी बना दी, डिपार्टमेंट्स में लगा दी, लेकिन हमारे आमतौर पे अगर हम वर्कर्स देखें तो वो मैट्रिक पास भी नहीं होते, तो उनको बेरली वो उर्दू बोल सकते हैं या फिर उर्दू पढ़ सकते हैं। तो पॉलिसी आपकी उस लैंग्वेज में हो जो कि आपके वर्कर्स जिसको समझ सकें, और बाद में अगर उनसे कुछ पूछा जा सके तो उसको कुछ ना कुछ पॉलिसी के कुछ एलिमेंट्स को आर्टिकुलेट भी कर सकें। तो हमने डॉट्स में यही करना है कि एक वो जेनेरिक लैंग्वेज में नहीं करना, जो लोग समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में आपने उसको वहां पे डिस्प्ले करना है। और इसमें एक चीज और है कि ये जो HSE पॉलिसी का इन्होंने बताया है कि ये पॉलिसी पे जो कंपनी का CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर है उस लेवल का बंदा सिग्नेचर करता है, ये शो करता है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट को। अब ये सेफ्टी पॉलिसी जैसा इन्होंने अभी बताया जुबैर ने कि ये आपकी मल्टीपल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए जो आपके वर्कर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये आप डिस्प्ले भी करें। फिर हर ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हर ट्रेनिंग की पहली स्लाइड आपकी ये पॉलिसी होनी चाहिए। यानी जो भी ट्रेनिंग आप करने चाह रहे हैं, चाहे वो इंडक्शन है चाहे वो कोई और ट्रेनिंग है, सबसे पहली स्लाइड ही ये रखें और वर्कर को सादा से अल्फाज में बताइए कि ये देखिए ये कंपनी की पॉलिसी है, ये कंपनी का वादा है कि वो वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखेगी, और ये देखिए जी ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ने इस पर सिग्नेचर किए हुए, इसका मतलब ये टॉप मोस्ट मैन सिग्नेचर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कमिटमेंट है, ये वादा है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कि वर्कर की सेफ्टी को अच्छा करने के लिए जो भी रिसोर्स चाहिए होंगे वो मुहैया किए जाएंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, ये हमारा सिस्टम वो है कि जिसमें लीडरशिप की कमिटमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई जो है वो इतना ज़्यादा रिस्क वाला सेक्टर नहीं है, इंडस्ट्री सेक्टर नहीं है, तो आमतौर पे इसके ऊपर ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं दिए जाते, उस लेवल की कमिटमेंट नहीं इंश्योर की जाती कि जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सके। तो हम एम्प्लॉयज को जाके अगर ये कहेंगे कि कहते हैं जब कि आप हमारी टॉप मैनेजमेंट की ये जो है वो आपके साथ वादा है, तो वो हमें हंस के दिखाते हैं कि ये आप क्या बात कर रहे हैं।
तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये इस पूरी स्लाइड्स में KPI का एक सेक्शन जो इंक्लूड किया गया है, आप इसको नोट डाउन करें और अपनी सारी जो है इम्प्लीमेंटेशन में आप ये KPIs को निकालते जाएं। 1-2 महीने के आप निकालें KPIs, और फिर आपने जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आप उसमें उसको शेयर करना शुरू करें, ताकि एक पेजर सभी को पता चले कि हमारे जो सिस्टम के अंदर क्या भी सूरत हाल है। तो जब आप ये परफॉर्मेंस शेयर करना शुरू करेंगे तो कुछ जब टॉप मैनेजमेंट को आइडिया होना शुरू होगा एक मेजरेबल जो है फिगर के अंदर, तो वो उसके ऊपर फिर आहिस्ता से स्लोली उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करेगी, क्योंकि जब टॉप मैनेजमेंट को कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, कुछ नजर आएगा सामने, तो वो फिर उसको फिर आगे कुछ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकती है। देन टॉप मैनेजमेंट ने ये इंश्योर करना है, ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो अपने हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड एक पर्सन को अपॉइंट करें और उसके रोल्स एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको कम्युनिकेट करें और डॉक्यूमेंट करें, उसको यानी डॉक्यूमेंट करवाएं, वो इंश्योर करें कि वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अवेलेबल हो। तो इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड सभी जितने भी रिलेटेड पर्संस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी होती है हमें, और उनकी रेलेवेंट अथॉरिटीज बतानी होती है। इसमें हमने करना ही होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक बनती है, या फिर वो एक RACI रैकी एक चार्ट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो, या फिर एक सिंपल जॉब डिस्क्रिप्शन होती है जिसके अंदर रोल्स होते हैं उसके, और उसकी अथॉरिटीज बताई होती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या हैं और आपकी अथॉरिटीज क्या हैं। और इसका ये होता है कि जिस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और अथॉरिटीज हैं, सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि उससे रेलेवेंट जितने भी पर्सन्स हैं उनको भी ये पता हो कि ये अथॉरिटी किनके पास है। जैसे कि अगर एक मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है और उसके अंदर जो सुपरवाइजर हैं उन्होंने ही वर्क परमिट इशू करना है, तो उसके जो नीचे जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं उनको पता हो कि वर्क परमिट अगर हमें चाहिए, अगर हमने कोई वेल्डिंग का काम या और हॉट वर्क करना है ऐसी जगह पे जहाँ पे वर्क परमिट की जरूरत है, कोई फ्यूल है, कोई सॉल्वेंट है जहाँ के पास फ्लेमेबल मटेरियल पड़ा है, वहाँ पे उन्होंने अगर करना है तो उन्होंने किससे अपना वर्क परमिट लेने के बाद अपना काम स्टार्ट करना है। तो सिर्फ उसको उसके साथ कम्युनिकेटेड ना हो, बल्कि ये भी इंश्योर किया जाए कि उससे रेलेवेंट जितने भी पर्सन अफेक्ट हो रहे हैं उनको भी सभी उसकी अथॉरिटीज का पता हो कि किसको रिपोर्ट करना है, या अगर ये मामला हो गया तो ये किन के पास किन से जाएंगे तो हल हो जाएगा। जुबैर साहब, इसको हम क्विकली रैप अप कर लें, टाइम थोड़ा शॉर्ट है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। कंसल्टेशन में बिल्कुल हमने पहले ही डिस्कस किया कि कंसल्टेशन में हमने अपने एम्प्लॉयज को जो भी हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी के हैजर्ड एनालिसिस है या फिर उसकी परफॉर्मेंस का जो हमने ओवरव्यू लेना है, तो हम उससे वर्कर से जाके पूछते हैं कि आप इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो इसमें या तो एक उसको हम परमानेंटली भी उसके पास एक कार्ड हो सकता है कि जिसके ऊपर वो अपनी ऑब्जर्वेशन लिख के जब भी कोई ऑब्जर्वेशन हो वो वहां पे उसको लिखता जाए, और वीकली बेसिस पे या फिर जो डेली इंस्पेक्शंस होती हैं उसमें जो इंस्पेक्टर है वो उसको जाके वहां पे देख लेता है, उसके स्टेशन पे जाके उसको देख लेता है, वो वहां पे ही परमानेंटली अटैच्ड होती है, और वर्कर ने जब भी कुछ एंट्री करनी होती है उसको उतारता है, एंट्री करता है अपनी और वहां पे लगा देता है। और इसको आगे मजीद बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स होते हैं, कोई छोटा सा भी इंसेंटिव हो सकता है, जैसे कि सर ने बताया कि कोई चॉकलेट हो सकती है या फिर और कोई छोटा सा गिफ्ट हो सकता है। तो जो उन वर्कर्स का डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्कर ने वाकई जेन्युइन अच्छे जो है वो हैजर्ड आइडेंटिफाई किए हो, या फिर कोई अच्छी नीड जो है वाकई अप्रोप्रिएट नीड उन्होंने कोई आइडेंटिफाई की हो, तो उनकी अप्रिसिएशन के लिए उनको रिवॉर्ड हो सकते हैं। तो पहले ये कि हम सर्वेज करें और उसके बाद हम उसको कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए रिवॉर्ड्स दें। इसमें यह है कि हमने कंसल्ट करके फिर ये नहीं कि जो अगर उनकी वाकई अप्रोप्रिएट मानने वाली बात है तो उसके ऊपर एक्शन ना लिया जाए और वो वैसे ही पड़ रहे हैं। जैसे ये कोई वर्कर कहता है कि इसका ये मेंटेनेंस होने वाली है अभी और जो कि मतवातर नहीं होती, इसकी मेंटेनेंस अगर हो जाए तो इसका सेफ्टी का रिस्क कम हो सकता है, अभी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हैं बिल्कुल, तो मेरा यहाँ पे काम करना मुश्किल हो रहा है। तो अगर उसने ये रिपोर्ट किया, आपको बताया है, लेकिन आप फिर भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, तो या बहुत 3-4 महीने के बाद ले रहे हैं और उसकी वहां पे काम करना उसके लिए मुश्किल है, तो वो फिर नेक्स्ट वो आपको फीडबैक भी नहीं देगा, वो वहां पे काम करता रहेगा और मे बी वो ये कल्चर और इसको डिमोट करेगा प्रमोट करने के बजाय। देन 6 क्लॉज में चलते हैं। 6.1.1 में प्लानिंग है और इसमें रिस्क असेसमेंट है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। तो 6.1.1 में अगर देखें तो वो कह रहा है कि आपने वो रिस्क्स देखने हैं
जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो है ना अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। इसमें वो हैजर्ड की बात नहीं कर रहा कि आपने कौन से वो चीजें देखनी है जो आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को इफेक्ट कर रही हैं। इसमें हमने वो चीजें देखनी है जो पूरे मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती हैं। तो उसमें क्या हो सकता है कि हमारे जो वर्कर हैं वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हैं, तो उनको हर चीज उर्दू में कन्वर्ट करके और बार बार उनको बताने से हमें जो है ना बतानी पड़ती है। तो इसलिए ये बड़ा हाई रिस्क है, इसके ऊपर हमें ज्यादा इंस्पेक्शंस करनी, कंट्रोल एक्शन के तौर पे हमें ज्यादा इंस्पेक्शंस करनी पड़ेंगी और उर्दू में कन्वर्ट मटेरियल को सारे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि हमारे वर्कफोर्स में हाई टर्नओवर रेट हो कि लोग जल्दी छोड़ जाते हैं, यहाँ पे कोई वर्कर जल्दी टिकता नहीं है तो उनको फिर से ही ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो अगर कोई वर्कर जल्दी टिकता नहीं है तो ये भी एक रिस्क है कि हमने एक इंश्योर कर दिया तो लेकिन अगले महीने देखा कि वो आधी वर्कफोर्स उस डिपार्टमेंट की वो तब्दील हो गई है, तो वो सेफ्टी का ना ही वो कल्चर है, ना ही उसको वो चीजें पता है कि जो इंश्योर करनी है, ना ही कंट्रोल्स का पता है। तो ये भी एक रिस्क है। इसके लिए भी फिर हमें ज्यादा वो कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे कि हमें हर पर्सन की इंडक्शन के बाद उसको आगे वहां पे लेके जाना है। तो वहां पे हमें फिर टारगेटेड कंट्रोल्स और रिसोर्स वहां पे लगाने हैं जो रिस्क पहले हम आइडेंटिफाई अगर पहले कर लेंगे। तो अगर पहले आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो मे भी और जगहों पे रिसोर्स अपने एक्सप्लॉइट कर दें, लेकिन वो इफेक्टिवनेस उसकी फिर भी इंप्रूव नहीं होगी, ना ही परफॉर्मेंस उसकी बढ़ सकेगी। और देन फिर हमने स्पेसिफिकली वो एलिमेंट्स को हैजर्ड एनालिसिस में 6.1.2 में सिर्फ उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनकी हमने रिस्क असेसमेंट करनी है। रिस्क असेसमेंट मींस के उसका कितना जो है वो रिस्क रेटिंग करनी है, रिस्क रेटिंग करनी है जो हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी वर्कर की या पर्सन की हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसके केपीआईज में हमारा आएगा कि हमने कितने डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर उससे भी अगर हम डीप लेवल पे जाएं तो कितने प्रोसेसेस हैं जिन प्रोसेसेस के अंदर हमने हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन कर रखी है। तो अगर हमने बिलफर्ज अभी इनिशियल ईयर में जो सर्टिफिकेशन ली है वो हमने डिपार्टमेंट लेवल की हैजर्ड असेसमेंट करके ली है, तो नेक्स्ट हम जो अभी हैजर्ड एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम ये कर लेते हैं एक डिपार्टमेंट की सभी एक्टिविटीज, जो एक छोटी छोटी भी एक्टिविटी है उन सभी एक्टिविटीज के हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करें। तो उसमें सारे हैजर्ड की जो कैटेगरीज हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल और उसमें एर्गोनॉमिक, तो हेयरिंग, हर तरह का हैजर्ड जो है वो एक छोटी सी एक्टिविटी के लिए हम सभी को एनालिसिस करेंगे, उसकी रेटिंग करेंगे। तो ये हम अपना जो है ऑब्जेक्टिव बना के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो केपीआई हमारा इसका अगर देखें तो फिर ये हो सकता है कि हमने कितने हमारी एक्टिविटीज हैं जिसके हमने अपने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। तो उसमें हम पहले डिफाइन करेंगे। तो पहले अगर बिल्कुल हमने डिपार्टमेंट डिफाइन किया था और नीचे हैजर्ड असेसमेंट थी, और अब हम एक्टिविटी डिफाइन करेंगे और नीचे उसकी हैजर्ड एनालिसिस करेंगे। तो इसमें डूज में है, जो मस्ट डू है उसमें यह है कि आपने वर्कर को भी इन्वॉल्व करना है। तो ये लिंक्ड है हमारी 5.4 क्लॉज से। आपने वर्कर को लिंक करना है, उससे पूछना है कि यहाँ पे आपको क्या क्या हैजर्ड महसूस हो रहे हैं, और अगर जो आप कंट्रोल्स लगा रहे हैं या जो आप पीपीई सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसमें भी उनसे मशवरा लें कि क्या ये आपके लिए कंफर्टेबल है या इफेक्टिव है आपके लिए। तो उनका मशवरा लें और अगर अप्रोप्रिएट है तो उसको लाजमी इंटीग्रेट करें अपने कंट्रोल के अंदर और उसके लिए रिसोर्स एलोकेट करें। और इसमें डोंट डू का ये है कि जस्ट अगर आपने इस दफा सर्टिफिकेशन ले ली है जो कि रिस्क असेसमेंट की बेस पे, उसका मतलब ये नहीं कि अब उसको दोबारा रिस्क असेसमेंट करें ही ना, वहीं पे फ्रीज कर दें, बल्कि आपको इस साल भी या फिर हर महीने पे जो आपके यहाँ पे रिस्क लेवल है उसके अकॉर्डिंगली आपको हैजर्ड एनालिसिस यहाँ पे करते रहना चाहिए। देन 6.1.3 में हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स अपनी सारी आइडेंटिफाई करनी होती हैं। तो और पहले तो हमने वो इदारा लिख लेते हैं और उसके बाद उस इदारे की हमारे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन, क्या जो है इम्प्लीकेशंस हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आगे पूरे उसके कंट्रोल्स डिफाइन करते हैं। तो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी भी हम रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड करके अगर करें तो वो और भी सिस्टमेटिकली उसको लेके चल सकते हैं। लेकिन आइसोलेटेड भी हम करें तो फिर भी हम एक रजिस्टर बनाएं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसके अंदर हमारी लीगल इदारा हो, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट हो और उसके बाद उसकी कंट्रोल्स आए किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद डिपार्टमेंट्स आए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल है, और उसके बाद उसकी जो स्टेटस आ जाए कि क्या ये इम्प्लीमेंटेड है भी या नहीं, और उसके बाद नेक्स्ट उसका रिव्यू पीरियड या इंस्पेक्शन आ जाए कि हमने अब दोबारा इसको
इन रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करना है। ये पूरी जो एक्ट है या फिर उसकी जो पूरी रेगुलेशन उसने पब्लिश की है कि ये वाली रिक्वायरमेंट है, वो उस सभी को पढ़ के दोबारा हमने उसको उसमें से कुछ चीज निकालने की कोशिश करनी है। तो वो दोबारा रिव्यू करने का पीरियड होता है, उस पीरियड पे उसको रिव्यू करना होता है। तो इसको भी हमें जो है ना, कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है आईएसओ का, उसको हमने फ्रीज नहीं करना, या तो एक डिफाइंड पीरियड डिफाइन कर देना है या कोई क्राइटेरिया डिफाइन कर देना है, जिसके बाद हमने उसको रिव्यू लाजमी कर लेना है। अब हम क्विकली जंप कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव हमें पता है, स्मार्ट का एक नाम हमने सुना है कि स्मार्ट होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव बनाने किस तरह, पहले तो आपने कोई भी ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिए, सर्टिफिकेशन आपने ले ली। अब आपने क्या करना है कि अब पिछले साल आपके पूरा साल जब गुजरेगा, तो इसमें जितने भी आपने रिकॉर्ड करना है, आपके जो केपीआईज हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, मैनेजमेंट सिस्टम की बात नहीं कर रहा, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके मैन आवर्स आ जाएंगे, लॉस्ट टाइम आवर्स आ जाएगा आपके इंसिडेंट्स आ जाएंगे। इंसिडेंट्स के टाइप्स को डिफाइन आगे मजीद कर लें, वो हम आगे उसको मॉनिटरिंग वाले सेक्शन में जाके एक डैशबोर्ड को भी डिस्कस करते हैं। इसमें एक एक चीज जो है वो कौन कौन से केपीआईज इंपॉर्टेंट हैं, लीडिंग और लैगिंग, जो कि आप डैशबोर्ड की फॉर्म में, आपको ग्राफ्स की फॉर्म में आपको मेंटेन करते रखना चाहिए, ताकि आप आगे ऑब्जेक्टिव्स भी अपने बना सकें और बाद में ओके। तो ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने का मतलब है हमारा, साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आपकी। हेलो, आपकी आवाज आ रही है जुबैर? हेलो। जी ठीक हो गया। तो इसमें स्मार्ट हमने सुना है, स्मार्ट का अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, अभी हमने अपने केपीआईज को जो हम 9.1 में मॉनिटरिंग में डिस्कस करेंगे आपके साथ, उसकी बेस पे आपने अब नेक्स्ट देखना है कि उसमें अब कितनी इम्प्रूवमेंट आप लेके आ सकते हैं, वो आपने ऑब्जेक्टिव के तौर पे डिफाइन कर देना है। तो ऑब्जेक्टिव स्मार्ट मींस स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। आपने एक क्वांटिटी डिफाइन करनी है कि आप इतने परसेंट तक आप उसमें अब इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। अगर इंसिडेंट्स है तो इतने परसेंट तक अब आप फलां डिपार्टमेंट में इंसिडेंट्स को कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद अचीवेबल होना चाहिए, आप अनरियलिस्टिक ना उसमें जो है उस करें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना वाले ऑब्जेक्टिव ना डिफाइन करें, बल्कि थोड़े थोड़े करके जो है आने वाले सालों में उसको टारगेट रखे को इम्प्रूव करेंगे, जो कि अचीवेबल हो, थोड़े थोड़े करके उसको अचीव करें, और वो आपके डिपार्टमेंट से रेलेवेंट हों, आपके जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी से रेलेवेंट हों। ये नहीं कि हेल्थ एंड सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव हम डिफाइन करें तो उसमें वो इररेलेवेंट है हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस से, और उसमें हमने एक टाइम भी डिफाइन करना है कि इस टाइम के अंदर अंदर हम उसको अचीव करेंगे। मे भी हम ये कह रहे हैं कि हम अपने फर्स्ट क्वार्टर में 20% तक हमारे इंसिडेंट्स जो लास्ट टाइम हुए थे, लास्ट ईयर में हुए थे, उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो ये एक पूरी स्टेटमेंट हमारी स्मार्ट स्टेटमेंट बन जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जब डिफाइन कर दिया, उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है आपने अब इसको अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम डिफाइन करें। मैनेजमेंट प्रोग्राम का मतलब कि अब आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके अंदर आपने डिफाइन करना है रिसोर्सेज आपको क्या चाहिए, मे बी टूल्स हो सकते हैं, मे बी पीपीईज हो सकते हैं, मे बी आपके और मेंटेनेंस से रिलेटेड आपके कोई भी रिसोर्सेज हो सकते हैं। उसमें रिसोर्स में फिर आपने पर्सन भी हो सकता है कि ये टेक्नीशियन मुझे चाहिए या ये एक्सटर्नल पर्सन मुझे यहाँ पे इस काम के लिए चाहिए। उसके बाद आपने एक पर्सन को अपॉइंट करना है जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे उस ऑब्जेक्टिव को इंश्योर करने के लिए, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए। और फिर आपने टाइम बाउंड वाला एक टाइम आपने डिफाइन करना है, जो आपका टारगेट होता है कि आप उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस टाइम तक उसको अचीव कर लेंगे। और इसके बाद जो मैनेजमेंट प्रोग्राम में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा आपका ये होता है कि रिव्यू डेट होती है। तो वो इसलिए होती है कि आप उसको जो है एज ए HSC मैनेजर, अगर किसी और पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करना, तो आप
उसको जाके वहाँ पे रिव्यू करें, और अगर इम्प्लीमेंट हुआ है उस डेट पे या नहीं उसको वेरीफाई करें वहाँ पे जाके, और अगर नहीं हुआ तो स्टेटस वहाँ पे उसका अपडेट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव की इम्प्लीमेंटेशन है। जस्ट उसमें अब आपने ये करना है कि अपने जो पुराने KPIs हैं उसको उसकी बेस पे आपने नेक्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव्स को बनाना है जो कि स्मार्ट हो, टाइम बाउंड हो। जी सर, इसमें अभी हम नेक्स्ट क्विकली जो इम्पोर्टेंट है 7.2 कॉम्पिटेंस है, तो इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसमें किस तरह से इसको करेंगे, कॉम्पिटेंस कैसे इंश्योर करेंगे सर? जी, वर्करों की कॉम्पिटेंस इंश्योर करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास जो क्राफ्ट्स कौन कौन सी यूटिलाइज होंगी एक काम में, यानी हमारे पास जो वर्कर होंगे वो हमें किस लेवल के चाहिए। हमें जैसे ऑपरेटर्स चाहिए तो ऑपरेटर्स के पास थर्ड पार्टी ट्रेनिंग लाजिम होनी चाहिए। उनके पास डिफेंसिव ड्राइविंग होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इक्विपमेंट को एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ लेकर भी जाना होता है प्लांट में जब वो या प्रोजेक्ट पे जब वो काम कर रहे होते हैं। उसके बाद में जितने हमारे रिगर्स हैं, जितने हमारे ऑपरेटर्स हैं, उनके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑपरेटर्स के पास थर्ड पार्टी कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो इस क्रेन को ऑपरेट कर सकता है। रिगर के पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होगा कि वो इस लोड को उठा सकता है, लोड को रिग कर सकता है और उसको लिफ्ट करवा सकता है। जो स्कैफोल्डर्स हों उनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो स्कैफोल्डिंग को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क हमने डिफाइन करना है कि किस क्राफ्ट की क्या कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। जैसे हमारे वेल्डर होते हैं उनके पास भी जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, जो स्पेसिफिक उसकी कॉम्पिटेंस है वो होनी चाहिए। फिर उसका WQT होता है, वर्कर क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है कि क्या वो वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है कि क्या वो वाकई वेल्डिंग कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये जितने सर्टिफिकेट्स हैं ये हमारे डिफरेंट क्राफ्ट्स के पास इनकी मौजूदगी ज़रूरी है, और वो हम डे टू डे इंस्पेक्शंस में, डे टू डे वॉक थ्रूज में, ऑडिट्स में ये हम वेरीफाई करेंगे टू इंश्योर के सारे वर्कर्स के पास ये कॉम्पिटेंसी मौजूद है कि वो अपना अपना जॉब जो है वो सेफ तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ आप स्पेसिफिकली डिफाइन कर दें जिसमें आपने जनरल मैनेजर लेवल तक, जनरल मैनेजर और उसके जो अबव है जिसको हम टॉप मैनेजमेंट कहते हैं, उनके कुछ टॉपिक आप डिफाइन करें कि आपने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो सिंपली फिलहाल बेसिक को स्टार्ट करें, बेसिक से लेके, और फिर आगे सर ने जैसे बताया एक एक पर्सन के जो क्राफ्ट है, जो उसके रोल्स हैं, उससे रिलेटेड आप निकालें क्या क्या उसके लिए ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एक्सटर्नल सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, आप उसको डॉक्यूमेंट करके रखें और अप्रोप्रिएट टाइम पे बजट एलोकेट करवा के उनको ट्रेनिंग भी इंश्योर करें। अगर डिफाइन कर देते हैं आप तो उसको इंश्योर करें। तो डिफाइन करने का क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले आप देखें कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। लीगल रिक्वायरमेंट जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट में आ जाता है, वो आप लाजमी इंश्योर करवाएं। देन आप देखें कि आपकी कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो नहीं, कि जैसे कि आप सेफ्टी के जो ऑडिट करवाते हैं, आप ओवरहेड क्रेन की, अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन की ओवरहेड क्रेन की जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो हम एक्सटर्नल पार्टी से कोई ट्रेनिंग करवाते हैं। या जो सर ने और 2-3 जो ट्रेनिंग बताई हैं साथ में वेल्डर की आप सर ने जिक्र किया, तो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई हमारे कस्टमर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है सेफ्टी से रिलेटेड, वो हमें रिकमेंड कर सकते हैं। तो सेकेंड लेवल पे हमने उसकी इंश्योर करनी है। तो एक है जेनेरिक आप डिफाइन करें, वो सबको आप प्रोवाइड करें, वो सिंपल फार्मूला आप चलाते रहें। दूसरा फिर आप देखें कोई लीगल रिक्वायरमेंट की वाली ट्रेनिंग है तो उसको इंश्योर करें। एंड पे आप कस्टमर वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको भी लाजमी इंश्योर करें। उसके बाद अवेयरनेस के लिए आप TBTs करते हैं और उसका KPI है कि कितनी TBTs आपने प्रोवाइड की, जो भी पीरियड के अंदर आप देख रहे हैं, महीने के अंदर देख रहे हैं, तो जो है महीने के अंदर कितने नंबर ऑफ TBTs आपने प्रोवाइड किए, वो आपका KPI हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने अवेयरनेस के ऊपर कितना काम किया, और अगर आप इवेल्युएशन करते हैं उसका तो वो आपके और भी दूसरा KPI हो जाएगा कि आपके लोगों को उसकी अवेयरनेस कितनी है। अवेयरनेस के अंदर हम क्या देखते हैं
पॉलिसी को बताते हैं, अपने हैजर्ड्स का बताते हैं कि लोगों हमारे सभी एम्प्लॉयज को हैजर्ड्स का पता हो, उसके कंट्रोल्स का पता हो, पीपीई कैसे यूज करने हैं उसका पता हो, और लास्ट चीज उनको ये चीज का पता हो कि अगर हम ये कंट्रोल्स अप्लाई नहीं करते या ये पीपीई नहीं हम इस्तेमाल करते जो कि जरूरी है, तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, उसके नुकसान क्या क्या चीजें हो सकती है, उसकी अवेयरनेस हमने प्रोवाइड करनी है। 7.4 में हमने कम्युनिकेशन को इंश्योर करना है जो, और 7.5 में अगर हम आ जाएं तो डॉक्यूमेंटेशन को जो है हमने उसको कंट्रोल करना होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल का जो है वो सिंपल फार्मूला है, 3-4 उसके अगर आप एलिमेंट्स को इंश्योर कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल हो चुकी है। उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट को यूनिक टाइटल देना है, यूनिक नंबर देना है, आपने एक वर्जन भी देना है फिर आपने, और उसके बाद वर्जन को कंट्रोल करना है, यानी कि सभी डिपार्टमेंट्स में जाके देखना है ये डॉक्यूमेंट जो है लेटेस्ट वाला यूज हो रहा है या पुराने वाला यूज हो रहा है, और पुराने वाले को ऑब्सलीट कर देना है। तो वर्जन कंट्रोल में फिर आपने ये भी करना है, अगर कोई चेंजेस करने हैं तो सभी को पता हो कि ये चेंजेस उन्होंने खुद नहीं करनी, बल्कि एक रिक्वेस्ट आपको भेजनी है, डॉक्यूमेंट चेंज रिक्वेस्ट, और उसको वो अगर अप्रूव होती है तो फिर जो जो चेंजेस उसके अंदर लिखी हुई हैं वो आगे इनकॉर्पोरेट होंगी। और लास्टली आपने ये इंश्योर करना है उसके अंदर कि जो भी डॉक्यूमेंट की एक मास्टर फाइल है आपके पास वो सिक्योर हो, वो अगर एक कंप्यूटर में है तो उसका बैकअप बना के रखें, और अगर सिर्फ हार्ड फाइल में है तो उसको कंप्यूटर के अंदर भी रखें, और फिर कंप्यूटर से आके दूसरे एक कंप्यूटर क्लाउड के ऊपर बैकअप हो या आपके यूएसबी या हार्ड ड्राइव के अंदर मौजूद हो। तो डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आपके वो इंश्योर रहें, ये नहीं कि आप अगले साल अगर डॉक्यूमेंट लॉस हो गए तो अगले साल नए टेम्पलेट्स और नए प्रोसीजर्स आप बनाने की आपको जहमत आए। देन 8.1 में हमने जितने भी ऑपरेशंस हैं उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशंस हमारे हो रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, और उन कामों के अंदर हमारी एक्टिविटीज क्या है, तो इंडिविजुअल टास्क यानी कि एक्टिविटी हमारी क्या है उसको हमने रिव्यू करना है, उसको उसका हैजर्ड एनालिसिस करना है, और उसमें अगर कोई हैजर्ड है उसकी फिर रिस्क रेटिंग करनी है, और उसकी रिस्क रेटिंग के अकॉर्डिंगली उसमें अपने हायरार्की ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंगली हमने एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करने हैं। तो सर इसमें हायरार्की ऑफ कंट्रोल का हमें थोड़ा सा समझा दें कि इसका मतलब क्या है और इसको जो है किस तरह से प्रायोरिटी वाइज किस तरह से फॉलो करना होता है। आप हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल की बात कर रहे हैं? जी सर। ओके ओके, तो जब भी हम कोई साइट पर हैजर्ड देखते हैं, हम फॉर एग्जांपल एक जनरेटर की एग्जांपल लेते हैं कि वो हम देख रहे हैं कि वो जनरेटर है जिसका शोर बहुत ज्यादा है, तो वो हम सबसे पहले उसको हमने ये हैजर्ड किया है जी के जनरेटर विद नॉइस या जनरेटर प्रोड्यूसिंग नॉइस, तो इसमें रिस्क लेवल काफी ज्यादा है कि उसका कैसा शोर बहुत ज्यादा। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल है, तो उसमें सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे कि वो हैजर्ड एलिमिनेट हो जाए। सबसे पहले स्टार्ट होगा एलिमिनेशन से, कि हम उस जनरेटर को यूज ही ना करें एट फर्स्ट प्लेस, कोई और पावर कहीं और से ले लें, प्लांट से पावर ले लें या कोई और जगह से पावर ले लें, जनरेटर को यूज ना करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम जाएंगे सब्स्टिट्यूशन पे। पहला होता है एलिमिनेशन, सेकंड होगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है? कोई ऐसा जनरेटर लाया जाए जिसका शोर कम हो, जो कैनोपी में हो, या जिसको अगर हम किसी बिल्डिंग के अंदर में रख सकें, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कि अगर वो जनरेटर जो है वो कम शोर वाला हमने ले लिया और उसको रिप्लेस कर दिया ज्यादा शोर वाले जनरेटर से, इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट आ जाएगा इंजीनियरिंग कंट्रोल। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर हमें लो नॉइज वाला जनरेटर नहीं मिल रहा मार्केट से, सो देन वी विल गो फॉर इंजीनियरिंग कंट्रोल। हम जाएंगे इंजीनियरिंग कंट्रोल पे, जो कि क्या होगा, जो कि एक कैनोपी होगी कि जो जनरेटर पे लगा दी जाए या उसको किसी बिल्डिंग के अंदर रख दिया जाए ताकि शोर बाहर काम करने वाले वर्कर्स तक ना आए। ये हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब ये भी अगर पॉसिबल नहीं है, हम कैनोपी भी नहीं लगा सकते, बिल्डिंग के अंदर भी नहीं रख सकते, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे? कि वहां पर अगर एक वर्कर की ड्यूटी हमने 12 घंटे लगाई हुई थी उस नॉइज वाले एरिया में, उसकी ड्यूटी को रिड्यूस करके 6 घंटे की कर देंगे। यानी 6-6 घंटे के 2 शिफ्टें बना देंगे, एक वर्कर 6 घंटे काम करेगा और दूसरा वर्कर 6 घंटे काम करेगा। इस रोटेशन से हमने क्या कर दिया? हमने एक्सपोजर टाइम को कम कर दिया। जितना वो कम टाइम एक नॉइज वाले एरिया में रहेगा उतना ही उसको असर नॉइज का कम रहेगा।
फिर ये भी अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर लास्ट में हम पीपीईज देते होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और उसमें क्या होगा, एयर प्लग होंगे या एयर मफ होगा, ताकि उस नॉइज वाले एरिया में वो एयर मफ एयर प्लग पहनकर काम करे और अपने आप को उस खतरे हैजर्ड से बचा सके। राइट सर, थैंक यू सो मच। हमने जो आगे वाली जो क्लॉजेज आ रही हैं उसको हमने किसी ना किसी तरह से पहले डिस्कस कर लिया, जिसमें इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का देखा, उसमें ड्रिल्स करनी है और एवेल्युएशन करनी है। हमने जो हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको हमने जो है वो कंट्रोल करना है, परमिट टू वर्क इशू उनको भी करना है। और अगर हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट्स के अंदर भी कोई हॉट वर्क है या फिर इलेक्ट्रिकल का काम है, हमने अंदर भी इंश्योर करना है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी के हैजर्ड आइडेंटिफाई हो और उसके कंट्रोल्स इंप्लीमेंट हो और एक पर्सन उसको वहां पे जाके वेरीफाई करे, यानी कि परमिट ऑफ वर्क इंटरनली भी हमने इशू करके उसको प्रोसीड करना है। उसके बाद इंसिडेंट्स का भी सर ने आपको बता दिया पिछले सारी डिटेल में। हमने जब 4.4 प्रोसेसेस को देख रहे थे कैसे हमने अपना मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करना है। अब लास्टली जो है हम इंटरनल ऑडिट और एमआरएम जो है उसको कवर नहीं करेंगे, वो जस्ट ये है। लेकिन उसकी जगह हमारे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको अब केपीआईज का थोड़ा सा एक जो है वो सम अप करके बता देता हूँ। अगर आपने नोट करना हो वो उसको नोट कर लें कि अगर हमने डैशबोर्ड बनाना है अपना, या फिर हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, कुछ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बनानी है हमने मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग से पहले, तो वो उसमें हम क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐड करना चाहें तो आप सबसे पहले ये है कि मैन आवर्स को आप टोटल कैलकुलेट करें, कितने मैन आवर्स जो हैं वो पूरे साल में यूटिलाइज हुए हैं। तो मंथ वाइज आप एक बार चार्ट बना लें जिसमें सारे मैन आवर्स मंथ वाइज आ रहे हों। उसके बाद मैन पावर का भी लिखें, उनकी अटेंडेंस क्या थी, यानी कि एक साथ में ये वाला बार भी आ रहा है, उसका सपोर्टिंग जो है ग्राफ बार ग्राफ, ये भी आप उसमें बना लें। तो मैन आवर्स और मैन पावर का आप ये ग्राफ बनाएं। उसके बाद सेफ्टी इंडक्शंस आपने कितनी प्रोवाइड की हैं पर मंथ, तो जनवरी में कितनी थी, फरवरी में कितनी थी, और सेफ्टी इंडक्शंस आपने कितनी प्रोवाइड की, वो आप यहाँ पे आप लिखें, एक उसका ग्राफ बना लें। देन आप बनाएं टूल बॉक्स टॉक्स आपने कितनी कंडक्ट की हैं, उसको आप नोट डाउन आप करें कि वो आपने कितनी की। अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव बनाया था तो फिर आप उसको एक्चुअल और टारगेट के साथ कंपेयर करके या लाइन चार्ट बना लें या फिर आप डोनट चार्ट बना लें या पाई चार्ट बना लें। नेक्स्ट हम देखें कि टीबीटीज को अलग से देखें, टोटल कैलकुलेट करें। ट्रेनिंग्स टोटल कितनी कंडक्ट की हैं वो अलग से आप कैलकुलेट करें, और उसके साथ आप टोटल आवर्स को भी साथ में अलग से एक बार बना लें कि टोटल आवर्स आपने कितने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। अगर आपका कोई टारगेट था, ऑब्जेक्टिव था कि आपने इतने जो है मैन आवर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो फिर एक्चुअल और टारगेट दोनों को साथ, दोनों का ग्राफ साथ साथ बना के कंपेयर में करके आप उसको बना लें। उसके बाद आप इंस्पेक्शन करते हैं, जो सेफ्टी ऑफिसर करते हैं, तो सेफ्टी ऑफिसर ने कितनी इंस्पेक्शंस की और रिपोर्ट्स बनाई वो आप कैलकुलेट कर लें। इंस्पेक्शन का जो है वो नंबर एक रख लें, अपने लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे आपने कितनी इंस्पेक्शंस की हैं उसका एक बना लें। देन अगर कोई जो है रिवॉर्ड्स वगैरह का कल्चर है तो वो रिवॉर्ड्स को आप साथ साथ नोट करते रहें, और उसमें देखेंगे आपने टोटल जो है पर मंथ कितने रिवॉर्ड्स आपने जो है वर्कर्स को इशू किए या एम्प्लॉयज को। देन एचएससी ऑडिट्स अगर आपने जो किए हैं, पूरे मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट अगर आपने एक साल पर एनुअल बेसिस पे कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो वो आप नोट कर लें। ऑडिट के अंदर आप ये फिर आगे मजीद चलें, वो हम एक नेक्स्ट सेशन डेडिकेटेड रखेंगे कि हमने ऑडिट कैसे करना है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, तो उसमें हम डिटेल में हम ऑडिट के केपीआईज को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आप जो है वो फिर जो लैगिंग इंडिकेटर है उसका अगर आपने ग्राफ बनाना है तो उसमें आप नियर मिस इंसिडेंट्स को आप नोट करें, उसको अलग से जो है उसका ग्राफ अलग से बनाएं। प्रॉपर्टी डैमेज को आप देखें कि कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टी डैमेज के इंसिडेंट्स हुए हैं, और अगर हो सके तो आप उसकी फाइनेंस से मेंटेनेंस कॉस्ट भी ले लें, नहीं तो अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज के इंसिडेंट्स को अलग से लिख लें तो वो आप अलग से उसको लिखें। फिर फर्स्ट एड केसेस कितने हुए हैं, रिकॉर्ड जो हुए हैं उसका आप अलग से केपीआई एक बनाएं, उसको अलग से नोट डाउन करते रहें। मेडिकल ट्रीटमेंट केसेस कितने हैं कि जो हॉस्पिटल में जाके ट्रीट किए गए थे वो कितने केसेस आपके पास आए हैं, आप उनको रिकॉर्ड करें। और कितने दिन जो हैं वो काम के आपके लॉस हुए हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के केसेस में, तो उन दिनों को भी आप नोट करें कि इतने दिन जो है वो मंथ वाइज
मंथ वाइज कितने दिन आपके लॉस हुए हैं? अच्छा, इसमें दो आप इंडिकेटर्स, थैंक यू जुबैर फॉर दिस, दो इंडिकेटर्स आपने लिखने हैं। आप एक नोट कर लीजिए, एक होंगे लीडिंग इंडिकेटर्स और एक होंगे लैगिंग इंडिकेटर्स। जो भी हेल्थ और सेफ्टी की रिपोर्ट जो बनती है, वो चाहे आप खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, आप क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें लैगिंग इंडिकेटर्स और लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स दोनों होंगे। तो लीडिंग इंडिकेटर हर वो काम होगा जो आप हादसा होने से पहले करते हैं, और लैगिंग इंडिकेटर में हर वो हादसा या वो चीज होगी जो हो चुकी है। तो लीडिंग इंडिकेटर में जैसे नंबर ऑफ ऑडिट्स आ गए, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स आ गई, नंबर ऑफ टूल बॉक्स स्टॉक्स आ गए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कार्ड्स आ गए। और लैगिंग इंडिकेटर्स में आपके सीरियस एक्सीडेंट जैसे एलटीआई आ गया, नंबर ऑफ एलटीआई, नंबर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट केस, नंबर ऑफ फर्स्ट एड केसेस। अच्छा, नियर मिस जो है, ये ज्यादातर कंपनीज में इंटरनेशनली इसको लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है। नियर मिस इंसिडेंट्स को इंटरनेशनली ज्यादातर कंपनीज में लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे माना इसलिए जाता है क्योंकि इसमें नुकसान कोई नहीं हुआ होता, इसमें ना इंजरी हुई होती है, ना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ होता, लेकिन ये एक वार्निंग होती है कि आप अपने सिस्टम को ठीक कर लें, ये सिस्टम में इस जगह प्रॉब्लम है, वीकनेस है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, इसको अभी ठीक कर लें ताकि आगे चल के ये बड़े हादसे का सबब ना बन जाए। तो लीडिंग इंडिकेटर्स को मोस्ट ऑफ द कंपनीज, नियर मिस को मोस्ट ऑफ द कंपनीज लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे लेती हैं। थैंक यू। ओके, तो अभी किसी का कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो हम एक दो क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। मिस मैम, कोई क्वेश्चन है आपके पास? कोई किसी ने कोई क्वेश्चन किया हो? हम लोग गेस्ट में से पूछ लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें ताकि फिर हम इसको रैप कर लें। ओके, अच्छा, आई थिंक वो सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा उसका बता दें कि बीजीएमसी जो है अभी, जैसे कि मिस माहम ने बताया कि अभी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें मैं ये चाह रहा था कि हम आपको एक दफ़ा हम ओवरव्यू दे दें कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। जो यानी कि हमें पता है कि कई कंप्लायंस, ज़्यादातर कंप्लायंस मैनेजर ही हैं, कंप्लायंस से रिलेटेड ही जो है पर्सन ने ज्वाइन किया है। लेकिन वैसे क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, अगर कोई और इसकी हेल्प के लिए इसको देखना चाहिए अपनी हेल्प के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हम किसी भी सर्टिफिकेशन बॉडी, पहले तो हम सर्टिफिकेशन बॉडी को देखते हैं कि कौन सी सर्टिफिकेशन बॉडीज अक्रेडिटेड हैं। अक्रेडिटेड मीन्स के जो जिनका सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में चल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हम जाएंगे IAF सर्च पे, और वहां पे सर्टिफिकेशन बॉडीज पे क्लिक करेंगे और सर्च बार आ जाएगी नीचे, जिसपे हम जिसके ऊपर हम कंट्री का फिल्टर लगा लेंगे। तो कंट्री वाइज हम उसको निकाल सकते हैं। तो कंट्री का फिल्टर लगाएंगे, पाकिस्तान लिखेंगे, हमारे पास सारी वो कंपनीज आ जाएंगी जो पाकिस्तान की लोकल कंपनी सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं और अक्रेडिटेड हैं। तो उन कंपनीज को जो है हम उसके नीचे IAF ने भी लिंक दिया होगा, लेकिन वैसे भी अगर हम गूगल पे सर्च करके उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में जाके उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर उनको मेल करें, या उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपकी ईमेल उन्होंने मांगी होगी, आप वहां पे मेल करते हैं, आपको फिर रिस्पॉन्स आ जाता है सर्टिफिकेशन बॉडी की तरफ से। तो आपको जब रिस्पॉन्स आएगा तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आप इन्फॉर्मेशन का बताते हैं, जिसमें आपको अपना स्कोप बताना होता है कि मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप क्या है। इसके अंदर लोकेशंस आ जाती हैं, प्रोसेसेस और आपके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। और साथ में आपने ये भी बताना होता है कि अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के अलावा और कोई आपको स्टैंडर्ड चाहिए वो कौन कौन से हैं। और फिर साथ में अगर आप ये भी बताना होता है, अगर आपको मल्टीपल स्टैंडर्ड चाहिए तो उसका इंटीग्रेशन का लेवल कितना है, कि आप उसको इंटीग्रेटेड जो है वो पार्शली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कम्प्लीटली जो है वो इंटीग्रेटेड है, या बिल्कुल भी इंटीग्रेटेड नहीं है। तो वो उसके एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपके वर्क इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक जैसी हैं या नहीं। जैसे आपने क्वालिटी और हेल्थ सेफ्टी को कंबाइन किया है, तो उसमें क्वालिटी वाली वर्क इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या हेल्थ एंड सेफ्टी की जो है कंट्रोल्स आपको बताए हैं, या हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रिकॉशंस उसमें मेंशन किए हैं नहीं। तो वो एक एलिमेंट है, अगर मेंशन किए हैं तो मतलब आपकी वर्क इंस्ट्रक्शंस इंटीग्रेटेड हैं।
इसी तरह से आपके मैनुअल, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका इंटरनल ऑडिट इकट्ठा होता है नहीं, और आपकी एमआरएम इकट्ठी होती है नहीं। तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपने उसको फिल करना होता है। आप एप्लीकेशन को फिल करके शेयर करते हैं सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ। तो सर्टिफिकेशन बॉडी उसको रिव्यू करती है क्या वो स्कोप प्रोवाइड कर सकती है या नहीं। ऑल दो इसके स्कोप प्रोवाइड, कौन कौन से स्कोप प्रोवाइड कर सकती है वो हमने खुद वेरीफाई करने हो तो वो भी वेरीफाई किए जा सकते हैं उसके एक्रेडिटेशन बोर्ड के ऊपर, उस बोर्ड पे जाके उसका सर्टिफिकेट निकाल के। लेकिन अगर हम प्रोसेस को जब डिस्कस करें तो एप्लीकेशन कंपनी रिव्यू करके आपको एक एग्रीमेंट शेयर करती है। आप वो एग्रीमेंट के ऊपर अमाउंट लिखी होती है कि उसकी सर्टिफिकेशन की अमाउंट कितनी होगी, और साथ में और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको पूरा करेंगे तो सर्टिफिकेशन बॉडी आपके पास आके आपका ऑडिट करेगी और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। तो आप एग्रीमेंट जब कंपनी के साथ साइन कर लेते हैं तो उसके बाद कंपनी आपका प्लान करती है स्टेज 1 का ऑडिट, और ऑडिट में आपके गैप्स एनालाइज करती है और ये देखना चाह रही होती है कि आप स्टेज 2 के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। तो आप जब स्टेज 2 के लिए रेडी होते हैं, आप स्टेज 1 के गैप क्लोज करके कंपनी को दिखाते हैं, तो कंपनी आपका स्टेज 2 का ऑडिट प्लान करती है, और ऑडिट के बाद आपको रिपोर्ट शेयर करती है कि जिसमें आपको बताती है कि ये आपकी नॉन कन्फॉर्मेंस थी और ये आपकी कन्फॉर्मेंसेज हैं, और बल्कि उसका एविडेंस भी साथ में बता रही होती है। वो हो सकता है कि किसी से इंटरव्यू किया हो मल्टीपल पर्सन से, और वो हो सकता है कि उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन हो ऑडिटर की, या फिर डॉक्यूमेंट का नंबर वहाँ पे एज एन एविडेंस मेंशन किया हो सकता है। तो नॉन कन्फॉर्मिटीज को जब क्लोज करते हैं तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है विद इन अ वीक। तो बीजीएमसी भी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है, और कोई भी एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी हो उसको 17021 की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है, और 17021 के एनेक्सर बी में उसने पूरा सर्टिफिकेशन का प्रोसेस लेआउट किया, उसको फॉलो करना होता है। तो बीजीएमसी का सेम यही प्रोसेस है। आपने अप्लाई करना हो तो इसकी वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और लिंक्डइन अकाउंट पे भी नंबर है, किसी भी हमारे जितने भी चैनल हैं वहाँ पे जाके आप इसको अपनी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सुदैर, थैंक यू महमूद साहब, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेटिव सेशन। बाकी किसी की कोई क्यूरी है, मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है यहाँ चैट में डाल दी है, आप फर्दर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे लिंक्डइन से भी आप लोग एसोसिएटेड रहे, हमारे और भी ज़्यादा वेबिनार जो है वो ऑन द वे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Thank you very much.